हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेलवे एएलपी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने टोटल 27 क्वेश्चंस को कवर किया था। और आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आने वाले जो एएलपी का मेंस एग्जाम है उसके लिए ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते। टोटल कितने मेडल भारत ने जीते हैं, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो उसका आंसर जल्दी जल्दी से कीजिए। इसका आंसर है टोटल 6 मेडल भारत ने जीते थे, जिसमें भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एकमात्र जो सिल्वर जीता था ये नीरज चोपड़ा ने जीता था, जेवलिन। और जो पहला मेडल आया था ब्रॉन्ज में वो मनु भाकर लेके आई थी। तो इसको याद रखेंगे, भारत ने पेरिस ओलंपिक में टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक की बात हुई है, एक बार हम लोग रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लें कि जो रिजर्व बैंक है इंडिया का, इसके पहले गवर्नर, सबसे पहले तो देख लीजिए, सबसे पहले जो गवर्नर थे वो सर ओसबर्न ए स्मिथ रहे थे। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल को 1935। और अभी करंट कौन है गवर्नर। तो अभी करंट गवर्नर है आरबीआई के संजय मल्होत्रा। ये दिसंबर 2024 से अभी तक जो है वो भारत के आरबीआई के करंट गवर्नर रहे हैं। ठीक है। और एक बात और जान ले, आरबीआई की बात हुई है तो कि 1935 में इसको अ, एक आयोग गठित हुई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ये नाम आप याद रखेंगे, हिल्टन यंग कमीशन। तो आरबीआई की जब भी बात आएगी आपको इतना बात जरूर याद रखना है कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे, ओसबर्न स्मिथ। करंट गवर्नर कौन है, अभी तो फिलहाल संजय मल्होत्रा है। आगे आने वाले टाइम में आप इसको रेगुलर कंटिन्यू याद करते रहिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज की इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935। इससे पहले इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो राइट, 1935 में इसका नाम बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म भूषण सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्रिकेटर को 2018 में पद्म भूषण दिया गया था, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इसका एम एस धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को, जो फॉर्मर क्रिकेटर और भारतीय कप्तान रहे हैं, इनको जो है 2018 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। 2009 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। पद्मश्री से एम एस धोनी को 2009 में नवाजा गया था। और कुछ कुछ याद कर ले हम लोग, 2007-8 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम अब चेंज करके हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, तो इतना चीजें इस क्वेश्चन से हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस कहानियों को दर्शाती है, किसकी कहानियों को दर्शाती है। तो जो महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं हैं, ये औरंगाबाद में है स्थित। और इसमें बौद्ध धर्म की कहानियां इंगित की गई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो ज्यादातर जो है ना बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग जो पेंटिंग्स हैं बनाई गई हैं। इतनी चीजें इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। इसको बनाया कब गया था, मोस्टली देखा जाता है कि महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं को 2 फेज में बनाया गया था। पहला फेज होता है 2nd सेंचुरी, और दूसरा जो है वो नियरली 400 एंड आई थिंक 400 400 से 650
पीढ़ी तक के बीच में इसको बनाया गया था अजंता की गुफाओं को। 2 फेजेस में तैयार किया गया था। ज्यादातर बौद्ध पेंटिंग्स और बौद्ध कल्चर के इसमें डिपिक्ट्स मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल पर आधारित है? देख लेते हैं। तीज नहीं, फसल पे नहीं। दीपावली, जन्माष्टमी। सही आंसर इसका है ओणम। ओणम कहाँ का त्योहार है? ओणम है केरला का। अगस्त से सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है और हार्वेस्ट का ही त्योहार है। फसल कटने के बाद इसको मनाया जाता है और जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो कुछ डांसेस भी परफॉर्म किए जाते हैं। देख लेते हैं। एक तो कथकली है, इसके बाद है कुम्माटी-कली, पुली-कली एक्सेट्रा। तो इसका डांस फॉर्म्स याद करने का एक अच्छा ट्रिक भी है कि जिस भी डांस के लास्ट में कली आपका लगा है मोस्टली, वो सब जो है वो केरला के डांसेस हो जाते हैं। ठीक, तो ये इन डांसेस के साथ जो ओणम का त्योहार है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या होता है? सबसे पहले बताइए जेपीईजी है क्या? जेपीईजी एक फाइल फॉर्मेट है। मोस्टली इसमें जो है ना पिक्चर्स को, फोटोज को जो है ना इसी फॉर्मेट में सेव किया जाता है। जेपीजी या जेपीईजी दोनों अलग चीजें हैं हालांकि, है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3 हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जेपीईजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हार्म करता है? तो आंसर इसका मालवेयर। मालवेयर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को हार्म करता है अलग अलग तरीकों से। सर्वर सही आंसर नहीं है, ठीक है। एलएन लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं। सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मालवेयर है, सॉफ्टवेयर, सॉरी, मालवेयर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अलग अलग तरीकों से हार्म करता है। ऑलराइट, फंबल के लिए माफी चाहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बराबर है 86 डिग्री फॉरेनहाइट? तो फॉरेनहाइट की स्केल को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे फॉरेनहाइट को इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप देख लें। फॉरेनहाइट को जब भी आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो F-32 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, ये सेल्सियस में आपका आ जाता है। तो जो क्वेश्चन है हमारा 86 डिग्री फॉरेनहाइट, एफ की जगह पे हम 86 पुट कर देते हैं। 86 माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, माइनस करते हैं इसको, आई थिंक 54 आता है, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस आंसर। ओके, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एफ माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। ये फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना ये मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि ये जो समुद्र के पानी का जो स्तर है ये बार बार बदलता है, उठता है और कम होता है। तो ऐसा किस कारण से होता है? किस घूर्णन गति के कारण होता है? किसकी घूर्णन गति? तो एक्चुअली ये होता है चंद्रमा की घूर्णन गति के कारण, जब भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है, टाइड्स वगैरह जो आते हैं, इस पे चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है। किस पे? जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, टाइड्स वगैरह आते हैं रेगुलर, इसका असर पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून का। और राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है? किस पेंटर ने महिषासुर नाम का प्रसिद्ध पेंटिंग बनाया था? तो सही आंसर है इसका तैयब मेहता जी ने बनाया था महिषासुर नाम का पेंटिंग। ऑलराइट, ज्यादा इसमें बताने लायक है नहीं, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होती? इनमें से किसकी एसआई इकाई, एसआई यूनिट
नहीं होता। ये आपको आंसर करना है। सबसे पहले बताइए कि विद्युत धारा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मोल में डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, सिर्फ एक आवृत्ति ही है, ठीक है, जिसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती। इसको हर्ट्ज में हम लोग लिखते हैं। आवृत्ति है क्या, सबसे पहले समझिए। ये आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कोई चीज कितनी बार घटित हो रही है उसको दिखाता है। ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। सबसे पहले आयतन विस्तार समझिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर, मैटर नहीं ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट किया जाता है ना, तो उसके अंदर जो उसका एलिमेंट है, जो अणु है या जो परमाणु है, वो क्या करते हैं? वो एनर्जी गेन करते हैं, ऊष्मा से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद क्या होता है? उनका स्टेट बदलता है, वो हिलने लगते हैं, ज्यादा इधर उधर फैलने लगते हैं। तो क्या होता है ना कि उसके वॉल्यूम में, किसी भी जो एलिमेंट है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन, आयतन विस्तार। तो कहा जाता है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उस सामग्री की पहचान करें या उस ऑब्जेक्ट का पहचान करें इसमें जिसका आयतन विस्तार सबसे कम है। मतलब जिसको अगर आप हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो सबसे कम बढ़ेगा। आंसर बताइए इसका। सबसे जो ज्यादा डेंसिटी, जो सबसे ज्यादा हाईली पैक्ड होंगे जिसके मॉलिक्यूल्स, जिसके अणु परमाणु, वो सबसे कम एक्सपैंड होगा। तो जो सबसे कम एक्सपैंड होगा इसमें ये होगा आयरन, क्योंकि आयरन की डेंसिटी इन तीनों चारों में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आयरन का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो सबसे कम होता है। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण एक से कम है, विशिष्ट मतलब स्पेशल ग्रेविटी, स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्पेशल ग्रेविटेशन एक से कम है, लेस देन वन है, तो यह किस में तैरेगा? ये ऑब्वियसली पानी में तैरेगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेशल ग्रेविटेशन जो है ना वो एक से कम होता है तो ये पानी में तैरना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे जो है ना वो बॉइंट फोर्स ज्यादा काम करता है, उत्प्लावन बल ज्यादा काम करने लग जाता है। उत्प्लावन बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ओवरकम कर देता है, उससे ज्यादा लगने लगता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या करने लगती है? फ्लोट करने लग जाती है। ऑलराइट, ऊपर से ग्रेविटेशन फोर्सेस पे काम करता है नीचे की तरफ, और बॉयंसी नीचे से उसको ऊपर की तरफ पुल करती है। तो जब पुश करती है, तो जब ऊपर की ओर पुश होने वाला फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये जो है ये तैरने लग जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में, एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवेज में तो पूछा ही जाता है, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया सवाल है। तो बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। ऑलराइट, तो देखते चलते हैं बाकी चीजों, बाकी जो साइंटिस्ट है इन्होंने किस किस चीज की खोज की थी। जो गोल्डस्टीन है, यूजीन गोल्डस्टीन, इन्होंने एनोड रेस को खोजा था, कैनाल रेस भी कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। रॉबर्ट कोच, वैक्सीन, और सबसे पहले चेचक की वैक्सीन को इन्होंने खोजा था, रॉबर्ट कोच। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है, ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरिया की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग ये सब पढ़ते चले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आर के नारायणन, ठीक है, आर के नारायणन अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध है? कौन से किताब के लिए प्रसिद्ध है? तो आर के नारायणन द्वारा लिखी हुई सबसे प्रसिद्ध किताब है मालगुडी डेज। राइट, और बाकी जो किताबें हैं, द रूम ऑन द रूफ, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड साहब ने। बाकी जो दो किताबें हैं, अ सूटेबल बॉय एंड टू लाइफ्स, ये दोनों किताबें लिखी हैं विक्रम सेठ जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। अभी हमने आयतन विस्तार, वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो पुराना क्वेश्चन था उसमें ये था कि किसमें निम्न गुणांक होता है, कौन सबसे लेस एक्सपेंड करेगा।
और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि हीट करने पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा एक्सपैंड करेगा, तो ऑब्वियसली जिसका डेंसिटी जिस ऑब्जेक्ट की सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा एक्सपैंड करेगा, जिसका घनत्व सबसे कम होता है सबसे ज्यादा वही विस्तृत होता है, विस्तार हो जाता है उसका। तो कांच, पीतल, पानी और अल्कोहल, सबसे कम इसमें जो डेंसिटी होता है अल्कोहल का होता है, इसलिए अल्कोहल का जो आयतन विस्तार है ये उच्च होता है। ऑलराइट, सही आंसर अल्कोहल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में स्थित है। ऑलराइट, यूनेस्को की स्थापना कब कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। अच्छा, यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एज फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किसी सामग्री के मान जितना अधिक होगा यह उतनी ही तेजी से ऊष्मा को संचालित करेगा। कह रहा है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किस चीज का, यहाँ पर सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, कि किस चीज का मान जितना अधिक होगा वो उतनी ही तेजी से ऊष्मा को संचालित करेगा। बेसिकली ये ऊष्मीय चालितता मतलब कंडक्टिविटी ऑफ हीट पे बेस्ड क्वेश्चन है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कंडक्टिविटी ऑफ हीट होता है ये जितना ज्यादा है ये उतना ही ज्यादा हीट को पास करने देगा, ऊष्मा को पास करने के लिए देगा। बस इतना ही सही क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करके चलें। ऑलराइट, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होता है? तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। ऑलराइट, बर्फ की स्थिति में होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो फ्रीज हो जाता है, पिघलने लग जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये पूरी तरह से वाटर के फॉर्म में आ जाता है। तो जब भी हीट किया जाता है ना वाटर को, 0 से आगे बढ़ जाता है इसका टेम्परेचर, तब वो क्या होता है, उसका जो निश्चित मात्रा का आयतन है वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। ऑलराइट, और एक चीज, वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया गया है। जिप्सम को हीट किया गया और एक केमिकल कंपाउंड बनाया गया जिसका नाम एक्स रखा गया। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्नि विरोधी पदार्थ के रूप में होता है। जल्दी से बताइए कि यौगिक एक्स क्या है। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ये कह रहा है कि जिप्सम, सॉरी GYPSUM, जिप्सम को इन्होंने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद एक व्हाइट पाउडर बनता है, और ये व्हाइट पाउडर क्या होता है, अग्निरोधी मतलब फायर रिपेलेंट में यूज किया जाता है। बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है जब भी जिप्सम को हीट किया जाता है। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2, कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट कहते हैं इसको, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, और यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, वाटर सॉरी फायर रिपेलेंट का भी काम ये करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है, ठीक है, इमेज है जिसको आप पर्दे पर इमेज प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन इसका वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा,
बड़ा और छोटे से तो मतलब ही नहीं है, अगर इमेज वास्तविक है, रियल है, तो उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। द आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन 2 में है ए एंड बी दोनों। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो अब तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जरूरत होती नहीं है। हालांकि जब भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, तो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का ही यूज किया जाता था। ठीक है, तो सिल्वर याद रखें आप, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, चलो आर आई डी, सॉरी, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड दोनों का ही उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ऑलराइट, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में भी, आरआरबी की ग्रुप डी में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में आने के हाई चांसेस है इसके। 1956 से राष्ट्रीय आय, इनकम, उपभोग मतलब एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड कैपिटल, पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? 1956 से कौन सी नेशनल एजेंसी है जो नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स वगैरह को मेंटेन करती है, उसका डेटा जो है ना वो जारी करती है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है, यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद से ही ये जो है भारत सरकार का या भारत देश का जो कंप्लीट नेशनल इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सबका डेटा जारी करती है एनुअल लेवल पर, हर साल जारी करती है। ऑलराइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान में इसको लागू किया गया था सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। आर्टिकल 40 में है पंचायत का जिक्र। ऑलराइट, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी टोटल। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है? ये रिसेंटली हुआ है 2021 के तहत, जब सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य का मामला चला था, उसमें दहेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एआईडीएस एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से बताइए, एआईडीएस एड्स एक बीमारी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS. This is the correct answer. All right. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और अंतिम नियम, पहला और अंतिम कौन सा तत्व है? तो सबसे पहले न्यूलैंड के नियम के बारे में आप जान लीजिए। पिछले वीडियो में भी हमने एक बार बात किया था कि न्यूलैंड का नियम था ये, संगीत के 7 स्वर, 7 स्वरों के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। और कैसे? तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग मास नंबर के अकॉर्डिंग, संगीत के 7 स्वरों के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया था। और देखा गया था कि पहले और 8वें एलिमेंट का जो गुण है वो एक समान होता है, सिमिलर होता है। तो न्यूलैंड के टाइम पे जो पहला और अंतिम एलिमेंट था, वो था, पहला था हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम। ऑलराइट, पहले पे हाइड्रोजन और लास्ट में थोरियम। ये 8th नंबर नहीं है, ये लास्ट एलिमेंट है। ऑलराइट, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। पहले और 8वें एलिमेंट का गुण सेम होता है। और जो न्यूलैंड की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और थोडियम, या हाइड्रोजन पहले नंबर पे था और थोडियम लास्ट नंबर पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो जीवाणु और कवक, ये दो ऐसे जीव समूह हैं जो बहुत हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को। कवक जो है ये एक तरह का डिकम्पोजर भी होता है, माफ कीजिएगा, ये क्या होता है, डिकम्पोजर भी होता है। मृत जीवों का क्या करता है, अपघटन करता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ बहुत ही हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जो पेट के लिए भी बहुत आवश्यक है, शरीर के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है डेली लाइफ में भी, जैसे दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। स्टैफिलोकोकस भी एक
स्टैफिलोकोकस भी एक बैक्टीरिया है जो बहुत हेल्पफुल होती है, दही जमाने के लिए भी यूज किया जाता है इसका भी। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनका यूज किया जाता है डेली लाइफ में और जो इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छी भी है। तो यही दोनों ऐसी जीव समूह है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक होते हैं, जीवाणु और कवक। ऑलराइट, बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण जो राउंड मिरर है उसका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना किसी भी गोलीय दर्पण का, मिरर का, इसके बारे में, ये दर्पण पर अभिलंब होता है। दर्पण पर, इस दर्पण पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सही है, इस तरह से होता है। कहीं से भी अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ही होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष, आपतन बिंदु बिल्कुल नहीं, आपतन बिंदु तो कहीं भी हो सकती है। आपतन बिंदु जहां से लाइट आती है ये कहीं भी हो सकती है, एक्सिस पे होना जरूरी नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है कि मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो है ना हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी लाइट रेज टकराए हमेशा वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस पर होती है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ये दोनों ही सही है। कौन सा ऑप्शन में फॉल कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये चीज। ऑलराइट, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अपने डाउट्स हमेशा की तरह कमेंट्स में छोड़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।